हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया है। हम उसके सॉल्यूशंस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे मॉडल सेट का डिटेल एनालिसिस करता हुआ वीडियो प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये लाभकारी होगा। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर डिटेल आंसर भी मिल जाएगा और कैसे बनाना है ये भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, ये भी अब यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। आपके 48 क्वेश्चन हैं। 48 क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर 8 जो सब्जेक्टिव में जो 8 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के हैं। फिर 8 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं और फिर 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 5 मार्क्स का है। तो ये 25 है, 25 क्वेश्चन करना है। ये 8 में से आपको केवल सॉरी, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है ना, ये 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन करना है और 1 नंबर का रहेगा। और ये 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना है और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स कितना होगा, 3 नंबर का होगा। ये जो 6 क्वेश्चन है, इस 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है। चारों क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब क्या है कि टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 48 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 70। ठीक है, अब क्लियर है। और मैथ से जो साइंस का पोर्शन है वह सारे में ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा यही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो क्या है कि 1 से 25 तक 1 मार्क्स का, 26 से 34 तक 1 मार्क्स का है। 7 ही प्रश्न का आंसर करना है। फिर 8 क्वेश्चन है, उसमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है, 3 मार्क्स का है। और फिर 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है और 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम सारे का डिटेल आंसर देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यू को देखेंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव में, है ना, इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस को देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये भी देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन का इसमें आंसर थोड़ा गलत है तो वो भी हम लोग उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 5.8 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, 3.2 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, 4.5 इंटू 10 का पावर -19 कूलम और 8.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब देखिए, आवेश संभव है, अगर क्वेश्चंस देखिए तो आपको सोचिए कि आखिर कौन सा संभव हो सकता है। पहला चीज तो हमको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो होता है, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक आवेश होता है। अच्छा, एन की जो वैल्यू होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना, उसमें जो क्वांटीकरण जो होती है, तो उसमें एन की वैल्यू जो होती है वो क्या होगा, नंबर होगा, संख्या होगा। ठीक है, प्राकृत संख्या होगा। अब जब एन की वैल्यू जब प्लस माइनस एन ई होता है ना, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, तो एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगा। अब अब उसमें क्या है, प्राकृत संख्या में यानी पूर्णांक में नहीं होगा। तो 19 को इधर को छोड़ देते हैं। 1.6 से जो कटने वाला है पूरी पूरी तरह से, वही संभव हो सकता है। जो पूरा पूरा तरह से नहीं कटेगा वो संभव नहीं होगा। तो 1.6 से यानी 16, अगर इसको हम 1.6 को नीचे 10 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 से कटने वाला कौन है, 16 के पहाड़े में 58, तो नहीं आएगा। चलिए, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये संभव नहीं है। 16 दूनी 32, ये कट जाएगा, है ना, 16 दूनी 32 कट जाएगा, नहीं, ये बी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। 16 से 45 भी नहीं कटेगा, 16 से 86 भी नहीं कटेगा। ठीक है, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा तो अगर संभव है या संभव नहीं है ये भी पूछेगा तो आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, 1.6 से आप डिवाइड करके देखेंगे, जो पूरी तरह से कट जाए वही उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। A point charge Q is placed in an electric field E. The force experienced by the charge will be. अब यहाँ पे क्या है, आपका सीधे फॉर्मूला है ना,
फोर्स इक्वल्स टू, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यानी विद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो इसमें क्यू ई का आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रत्येक धारिता सी के 3 संधारित्र समांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। 3 कैपेसिटर्स, तीनों का कैपेसिटर क्या है, सी 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 है, एडेड इन पैरेलल कनेक्शन। तो हमको पता है कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों का C बराबर है तो C प्लस C क्या हो जाएगा, 3C। क्या हो जाएगा, 3C। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये सीरीज कनेक्शन होता तो 1/C इक्वल्स टू क्या हो जाता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है, चलिए तो तीसरा का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है के लिए विद्युत फ्लक्स में होगा, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में क्या होगा। क्या दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, Q3 का वैल्यू दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस, है ना, क्या होगा। तो गॉसियन जो सरफेस है वो क्या कहता है, फाई जो इनक्लोज्ड होता है टोटल, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए सर्किट। तो जितना इनक्लोज्ड है सर्किट में, टोटल चार्ज जितना इनक्लोज है वहाँ पे, ठीक है, वो इंटू 1/ε0। ठीक है, ये क्यू क्या है, टोटल, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम से अब यहाँ पे क्या है कि टोटल चार्ज इसको जोड़िए, क्या है टोटल चार्ज, -14 प्लस 78.85 गुण प्लस, एक मिनट, प्लस -56। ठीक है, अब -14 और -56 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -70 प्लस ये कितना हो जाएगा, 78.85। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.85। क्लियर है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8.85। कितना है, नैनो कूलम्ब। नैनो कूलम्ब का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ बाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये -12 ऊपर जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, -12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 बाई 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, ये कटेगा इससे तो 10⁻⁻3। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻3। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये यूनिट है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप समझ गए कि कैसे बनाना है इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में आप बनाते चलिए, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हल करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C होगी। जब इसे 5 विसंवाहक स्थिरांक वाले विसंवाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, क्या किया जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C। व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ठीक है, तो द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहले क्या है इसकी C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ε0 A/d। ठीक है, 2 प्लेट है तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है, अब ε0 A/d हो गया।
अब जब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरी तरह से भर जाता है 5 हो जाता है, यानी पूरी तरह इसमें से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, भर गया, जिसका कितना वैल्यू है 5। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश कितना हो जाएगा 5, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, पूरी तरह से भरा हुआ तो डी ही रहेगा। तो अब कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा सी डैश माइनस सी बटा सी इंटू 100, यही परसेंटेज इंक्रीज होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। 1 मिनट, इसको अब लिख लिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं फिर इसको हल करते हैं। चलिए, तो अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या है इंटू 100, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 100। तो ये पूरा कट जाएगा, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400%। कितना इंक्रीज किया 400%। देख लिए, क्या देखें 5 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सेम है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 यानी 400%। कैसे बनाया अभी हम लोगों ने देखा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 400%। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यही कह रहा था कि ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 400%। 400%, क्लियर है। चलिए, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पांचवा का आंसर हो जाएगा 400%, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में, तो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर कंपेयर टू दैट द थीन वायर ऑफ कॉपर इज। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। किस पर निर्भर करता है, मटेरियल पर, पदार्थ जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है कि पदार्थ किससे बना हुआ है। तो कॉपर है, एक ही पदार्थ है, तो चाहे पतला रहे चाहे मोटा रहे पदार्थ तो एक ही है। तो अगर सेम पदार्थ है तो इसका मतलब है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, कक्षा 10 में ही आप पढ़े होंगे, है ना, क्या होता है, स्थिर होता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर बढ़े घटे ना, क्योंकि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको बनाना है। चित्र विद्युत परिपथ के भागों में विद्युत धारा को दर्शाता है, तो विद्युत धारा आई के बराबर है। आई आपको निकालना है, यहाँ पे है आई। चलिए, किरचॉफ का नियम है पहला, जंक्शन रूल जो है, क्या कह रहा है कि यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से भी 2 एम्पियर आया, तो यहाँ पे कितना धारा जाएगा 4 एम्पियर, दोनों आ रहे हैं। अब ये 4 एम्पियर आया, अब 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 एम्पियर आया, 1.3 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा
तो 3 में से 1.3 चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा 1.7। क्लियर है। टोटल आया तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1.3 इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा 1.7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.7 एम्पियर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या इकाई है, वेबर है ना, क्या होता है पाई मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू एरिया। एक मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है पाई इक्वल्स टू क्या होता है बी इनटू एरिया, बी डी एस। तो बी का निकालना है तो फाई का क्या हो जाएगा वेबर, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद है, आप यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है, इसके घुमाव की संख्या, करेंट, त्रिज्या, वर्तमान दे दिया है। देखिए क्या कर दिया है, इसी का हिंदी मीनिंग कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है धारा, दूसरा क्या है ऑप्शन में धारा, त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अगर सोलिनॉइड का हम लोग देखेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर है ना आई बाई एल। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई बाई एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स यानी घुमाव की संख्या, उसके बाद इसकी लंबाई। तो त्रिज्या पर यह निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धारा है ही, नंबर ऑफ टर्न्स है ही। ठीक है, एन आई होता है तो एन क्या है नंबर, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एल है। ठीक है। चलिए तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो पतले लंबे तार है ना जो दूरी डी से अलग हैं, यहाँ कितना है दूरी डी है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है आई और आई, तो वे क्या करेंगे। तो पहला चीज कि अगर तार है तो बल इसका क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बी आई एल। तो बी आई एल होगा तो दोनों का आई है तो बी इसका क्या हो जाएगा, पहला का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू आई। एल क्या है यूनिट लेंथ ले लेते हैं, यानी पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकालते हैं। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी ये हो गया, ये सही है। अच्छा अब आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ है प्रतिकर्षित करने के लिए। तो जब हम धारा दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र यानी ये विद्युत क्षेत्र भी हमको पता है, तो हमको क्या निकालना है बल। तो बल क्या हो जाएगा, ये इधर और इसका बल इधर। ठीक है, तो दोनों बल क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षित करती है, और धारा की दिशा अगर विपरीत होती है तो प्रतिकर्षित करती है। क्लियर है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरक। ठीक है, स्वप्रेरकत्व की एसआई इकाई है, इसकी एसआई इकाई क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सीधा है, वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यह नियम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। ठीक है, मतलब जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी का वो क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर है, जो बनाता है उसी के अगेंस्ट में वो खड़ा रहता है, भस्मासुर कहते हैं इसको फिजिक्स का।
तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इस नियम को क्या कहते हैं? लेंज का नियम, यानी लेंज लॉ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रत्यावर्ती धारा आई नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न गर्मी लगभग परिणाम की एक स्थिर धारा के समान होगी। ठीक है, स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली क्या होगा? तो आई, बस वही आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर जो होता है ना, हीट के लिए है, तो क्या हो जाएगा ये आई नॉट बाई रूट 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.707 आई नॉट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, तब द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या करता है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, लंबवत की तरफ झुक जाता है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अगर एयर से अगर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ऐसे उधर इसको जाना चाहिए था लेकिन ये झुक जाएगा, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो भागेगा। ठीक है, यानी अगर सरल से विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और सघन से विरल की तरफ जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ये भी वन लाइनर है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, आप ये देखे होंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है, उसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब। तो कन्वेक्स लेंस कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है, और ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं बड़ा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कंसेप्ट लगा करके इसको बना सकते थे। माइक्रोस्कोप है तो बड़ा दिखाएगा वो, तो बड़ा देखेगा ही, और वो उत्तल लेंस होता है तो इसलिए वो वास्तविक दिखाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और बड़ा, यानी रियल एंड लार्ज, इंग्लिश में रियल एंड लार्ज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किस तरंग के गमन के लिए द्वितीय तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? किसी तरंग के गमन के लिए सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइजन्स। उसको हाइजन का प्रिंसिपल भी बोलते हैं ना, हाइजन का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 देखिए। हवा में एक डबल स्लिट व्यतिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? डी लेमडा बाई डी, यही होता है। अब लेमडा पर डिपेंड करता है, तो लेमडा क्या करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका विड्थ कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका विड्थ ज़्यादा होगा। तो अब पानी में डुबाया जा रहा है, हवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, यानी अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है? पानी का ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक अगर पानी का ज़्यादा है तो उसका जो चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी याद रखिए बी जो होगा वो 1/μ होगा। 1/μ का मतलब होता है, मतलब अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें फ्रिंज विड्थ कम, फ्रिंज की चौड़ाई कम। तो पानी और हवा में किसका ज़्यादा होगा? तो पानी का ज़्यादा होगा अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि डी लेमडा बाई डी फार्मूला है, और वेवलेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
म्यू के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाता है? लेमडा इक्वल्स टू h बाई एम भी। अब भी यानी भी क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाता है? हाफ एम भी स्क्वायर। तो भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2E बाई एम रूट में। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे भी के जगह पर रूट में 2E बाई एम। अभी इस रूट से इसको काटेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? h बाई 2m e, h बाई 2m e रूट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, h बाई अंडर रूट 2m e। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h बाई 2 पाई का पूर्णांक गुणज है? तो बोर का परमाणु मंडल में कौन सा जो है गतिज ऊर्जा, परमाणु की त्रिज्या, संभावित ऊर्जा, संवेग? तो संवेग होता है। ठीक है, जो मोमेंटम होता है वो किसका है? NH बाई 2 पाई। ठीक है, h बाई 2 पाई के गुणज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। n इक्वल्स टू 2 से n 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मेल खाता है। तो देखिए है ना, आउटर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर पहला वाला पर जाएगा तो लाइमन, n बराबर 1 पर लाइमन, n बराबर 2 पर है तो बामर, n बराबर 3 पर है तो पश्चिन, n बराबर 4 पर है तो ब्रैकेट, और n बराबर 5 पर है तो पी फंड। ठीक है, तो लाइमन हो गया 1 पर और यहाँ पे n कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? बामर, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम 3 पर, ब्रैकेट 4 पर, और पी फंड 5 पर। यानी एक्साइटेड स्टेट से बाहरी जो एनर्जी लेवल है उससे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आने का क्या है? लाइमन, सेकेंड एनर्जी लेवल पे बाल्मर, थर्ड एनर्जी लेवल पे पश्चिम, और फोर्थ एनर्जी लेवल पे ब्रैकेट, और फिफ्थ एनर्जी लेवल पे पी फंड। ठीक है, चलिए तो 22 का सही आंसर क्या है? बाल्मर, क्योंकि n बराबर क्या है? 2, यहाँ से 2 पर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फेम्टोमीटर है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या R बराबर कितना होता है? R नॉट ए का पावर 1/3। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है। R नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, 1.2 फेम्टोमीटर। तो 3.6 बराबर 1.2 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर कट जाएगा तो ए का पावर 1/3। अब ये 1.2 यानी यहाँ ये देखिए ऊपर में चलते हैं हम लोग, ए का पावर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3.6 बाई 1.2। ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब ए का पावर 1/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पावर 3 कट करना है, यहाँ से हटेगा तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक है, ये आर नॉट क्या है? बोर का रेडियस है, रेडियस ऑफ एन एटम, एक परमाणु का त्रिज्या। ठीक है, तो बोर का रेडियस। अब ये क्या है? व्हाट इज द मास नंबर? तो न्यूक्लियस। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 27। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में किसे डोप करने की आवश्यकता है? टू ऑब्टेन पी टाइप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ।
अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मतलब पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब सिलिकॉन का 4 है आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे कम होगा तब है ना, ये प्लस में रहता है। ये अगर ज़्यादा बचा तो प्लस में, अगर इससे ज़्यादा वाला आ गया इलेक्ट्रॉन बचा तो वो माइनस में, यानी एन टाइप हो जाएगा। तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाएंगे, मतलब सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में क्या मिलाएंगे कि वो पी टाइप हो जाए, तो पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, 2 8 3 होता है ना। फॉस्फोरस का 15 तो 5, ऑक्सीजन का 6, ठीक है। जर्मेनियम तो खुद है। तो इसमें कम किसका है? अल्युमिनियम का। तो अगर ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी है ना, त्रिसंयोजक जब अशुद्धियाँ अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और जब पेंटावैलेंट मिलाएंगे जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर देता है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम। क्लियर है? गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध। अब देखो, जैसे अर्धचालक है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो यहाँ से इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लो मौजूद हैं, वो जैसे ही गर्म करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। अब जैसे ही जाएगा तो वो क्या हो जाने लगेगा? कंडक्ट करने लगेगा, यानी उसका प्रतिरोध क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे कंडक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्शन बढ़ने मतलब जैसे ही हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, और कंडक्शन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और जैसे ही कंडक्शन बढ़ने लगेगा यानी करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध आपका कम हो गया है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्म करने पर सेमीकंडक्टर्स का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है उसको लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और अभी जो सेक्शन बी और सी और डी है, यानी लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव जो पोर्शन है, उसके क्वेश्चंस को विस्तृत रूप से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कराई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।